वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम नंबर 2 का सेट नंबर 14 लेके आऊँ। इससे पहले आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैं वीडियो को अपलोड किया हूँ एनटीपीसी के रिगार्डिंग। तो चलिए मैं आज आप लोगों के बीच 100 क्वेश्चन के पूरे डिस्कस करूँगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं सारी क्वेश्चन को डिटेल से समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ ए प्लस बी का अर्थ ए। देखिए आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन लिख रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है जो कि फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग का पूछ रहा है कि क्या होगा, पी का टी से क्या संबंध होगा। चलिए अगर आप लोग जानते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं आते तो देखिए सबसे पहले पी क्रॉस क्यू लिख रहा, तो क्रॉस का अर्थ लिख रहा है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पे यानी पी जो है आप लोग का दिखता है, पी जो है आप लोग का क्यू की पत्नी हो गया। आई थिंक इसका जेंडर मान लीजिए नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। नेगेटिव का अर्थ होता है फीमेल हो गया। क्लियर है। अब ये दोनों के बीच में क्या पति पत्नी का रिलेशन हो गया। माइनस का अर्थ लिख रहा है ए बी का भाई, यानी क्यू जो है ना आप लोग का आर का भाई, यानी पॉजिटिव तो हो गया था। अब देखिए प्लस का अर्थ लिख रहा था आप लोग के बीच में ए बी का बेटा, यानी आर जो हुआ एस का बेटा, आर जो आप लोग का एस का बेटा है। आई थिंक एस का भी जेंडर आप आर का भी जेंडर प्लस हो गया। अब देखिए डिवाइड का अर्थ लिख रहा है आप लोग का ए बी का पिता, यानी एस जो है वह टी का पिता है। एस क्या है, टी का पिता है। तो आई थिंक फ्रेंड ये देखिए ये पिता है इसका, तो फ्रेंड ये तो आप लोग का पिता है, एस जो पिता यानी प्लस हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों के बीच अगर रिलेशन करेंगे तो अल्टीमेटली आर जो होगा टी का क्या हो गया, भाई हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों बीच क्या संबंध है, भाई का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन लिखा आर का क्या, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा पी का टी से क्या संबंध है। फ्रेंड्स आप लोगों को पी का टी से पूछा था, यहाँ पी का हम लोग देखेंगे टी से। सबसे पहले ये दोनों भाई हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे ये दोनों भाई था, तो ये भी क्या था, भाई था। क्यू भी इसका भाई था, लेकिन इसकी पत्नी थी, तो अल्टीमेटली में पत्नी यानी भाई की पत्नी क्या लगता है, तो भाभी लगेगी। तो राइट आंसर लिया तो ये लगे आप लोग को भाई। यहाँ पे देखेगा ना तो ये भाई की पत्नी हो, यानी पत्नी यानी भाई की पत्नी यानी भाभी लगे। तो ऑप्शन केवल सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, सी जे एम एफ पी, देखिए एफ एम पी ए एच एल डी के ओ, इसे आप लोगों को सजेस्ट करना। देखिए सबसे पहले सी का होता 3 और एफ का होता 6। देखेंगे 3 का इंक्रीज कर रहा है। जे होता 10, एम होता 13, यानी 3 के इंक्रीज कर रहा। पी होता एम होता 13, पी होता 16, यानी कि 3 इंक्रीज कर रहा। तो उसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग देखिएगा ना तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए तो आप लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 119, 171, 223, 275, 327 के बारे में बोला। फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कौन सा सीरीज को ही फॉलो कर रहा। देखिए 119 में कितना जोड़ेंगे, 50, 171 आएगा तो 52 आ गया। क्लियर है। फिर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली फिर देख रहे हैं 52 ही ऐड कर रहा। फिर देखिएगा तो प्लस 52 ही लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 52 ही लिख रहा है। सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे 52 लिखेंगे। तो लास्ट में भी हम लोग क्या करें, 327 में क्या करें, प्लस 52 को ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 होएगा। अब 32 5 कितना होता है, 37 हो गया। तो टोटल देखेंगे 379 होगा, 379, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भागा को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना। देखिए 91 है, 91 कर देंगे। मल्टीप्लाई के यहाँ पे आप लोग को डिवाइड करने बोल रहा। क्लियर है। 7 कर दिए। प्लस का पे माइनस कर दें। अब माइनस का पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। अब अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 13 हो गया माइनस, यहाँ पे तो 27 से रहेगा प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई, 13 7 91 हो गया। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिएगा टोटल सॉल्व करने पे 77 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा 77, जो कि ऑप्शन नंबर जाता है तो डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, यदि टी का अर्थ प्लस और पी का अर्थ डिवाइड, क्यू का अर्थ गुना और आर का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित के स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ 24 लिख देंगे। अब टी का अर्थ लिखा है प्लस 36 कर देंगे। अब पी का अर्थ आप लोगों के सामने डिवाइड दिख रहा है, यहाँ पे 48 कर देंगे। ठीक है। आई थिंक आप लोग समझा। क्यू का अर्थ आप लोग को मल्टीप्लाई लिखा था 32। अब आर का अर्थ लिख रहा था माइनस कर देंगे 40। फिर टी का अर्थ अगर आप लोग देखा था प्लस लिख रहा है 53। अगर आप लोग इसको पूरे का पूरे बोर्डमास के तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप लोग बीच में 61 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो 61 इज द राइट आंसर। यदि शब्द पाउडर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा। फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाउडर लिखेंगे। देखिए POWDER, अगर हम इसको लिख देते हैं हम लोग। अब इसको क्या करें, अरेंज करेंगे। सबसे पहले ABCD के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बताइएगा तो इसमें देखिए हम लोग देखें तो D आता है, उसके बाद E आप लोग का आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद देखें तो O आ रहा, फिर हम लोग देखें तो P आ रहा, फिर देखें तो R आ रहा। क्लियर है। फिर देखिए S आ रहा, फिर देखिए W आ रहा। और हम लोग यहाँ पे देखना है कि कौन कौन मैच कर रहा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ मैच नहीं कर रहा। देखिए ये भी आप लोग का मैच नहीं कर रहा, कोई आप लोग का मैच इसमें नहीं कर रहा। तो इसमें एक भी नहीं होगा, यानी कि एक भी नहीं होगा। तो राइट आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर पे आ रहा सर डी को क्लिक कर देंगे।
चलिए, पौधों में जाइलम ऊतक का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप लोग जाइलम लिखते हैं तो देखिए जाइलम एक इंग्लिश वर्ड्स होता है, क्लियर है। तो जाइलम में अगर लिखते हैं तो देखिए ये जा से होता है जड़, जा से होता है जड़ भी होता है, जा से होता है जल होता है। तो याद रखिएगा जाइलम का कार्य होता है जड़ से जल को और खनिज लवण को पूरे भागों में पहुंचाता है पौधे के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पानी और जल का परिवहन करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हम बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। चलिए, अब याद रखिए जाइलम एक प्रकार का जटिल ऊतक है जो संवहनी पौधों में पौधे और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं फ्लोएम। एक होता है फ्रेंड फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, एक दूसरा संवहनी ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखेगा। इसके साथ साथ याद रखें जाइलम ऊतक में मौजूद स्क्लेरन कायमा तंतु पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, क्लियर है। और याद रखें जाइलम की भित्तियां लिग्निन से बनी होती है जो कठोर और मजबूत बनी होती है। क्वेश्चन आता है जाइलम की भित्तियां किसकी बनी होती है, तो लिग्निन का। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। जाइलम की भित्तियां किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है जो कठोर और मजबूत बनाती है, क्लियर है। और जाइलम में जल का जो परिवहन होता है, एक क्वेश्चन आता है जाइलम में जो जल का जो परिवहन होता है वह एक दिशीय होता है। एक दिशीय कहने का अर्थ होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, क्लियर है। अर्थात जड़ों से ऊपर की ओर जाता है, जड़ों से ऊपर की ओर जाता है, क्लियर है। इसमें सारी चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। निम्नलिखित में कौन सा कथा जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए सबसे सटीक है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे फोकस करना चाहते हैं, यह एक छोटी आबादी में बनी इसे जीन आवृत्तियों की यादृच्छा परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 के देखते हैं क्या लिख रहा है। 9 के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है, क्लियर है। तो देखिए 15% का 1.5 प्लस 0.15 का डिवाइड 0.1 प्लस 0.01 का 1, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको काफ़ी मोहब्बत से सॉल्व करते हैं, तो अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो उसका राइट आंसर जो आएगा 64.2305 आएगा, 64.2305, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए बेईमान डीलर वाला आता है क्वेश्चन। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के जगह 950 ग्राम का गलत वजन का उपयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करा। फ्रेंड्स आप बताइए 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता, 1000 ग्राम होता। अब इसके यहाँ पे कितना का प्रयोग कर रहा है, 950 ग्राम। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे यानी किसका प्रयोग करा, तो 950 का, यानी जिस चीज़ का वजन करता उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। इंटू हमेशा क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का डिफरेंस देखिए तो 50 आ रहा है, बाई क्या करेंगे 950 लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे 100। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 5.5/19 आएगा, 5.5/19% आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर काफ़ी मोहब्बत से बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको देखते हैं क्या लिखा दिए गए, देखिए ये आप लोग का दी गई तालिकाओं को अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स लिख रहा है आप लोगों को, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, देखिए शहर ए में आयु विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या MBA में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत। देखिए ए में चलना है। सबसे पहले आयु विज्ञान का बोला, तो देखिए इसमें 1100 लिख रहा है, वही कंपेरिजन कर MBA से, तो MBA का आप लोग लिखे 1200, तो दोनों का बोला कितना परसेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिएगा तो टोटल 1100 लिखा था, MBA का लिखा था 1200, दोनों का परसेंट निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्टीमेटली सॉल्व किया तो 91.66% आएगा, और परसेंट में लाएगा एवरेज में तो 92% होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते थे। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन अगेन। रौनक और रिया किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकती है। उन्होंने 6 दिनों तक कार्य किया और फिर रौनक कार्य को छोड़कर चले गए। कार्य को पूरा करने के लिए रिया द्वारा किया गया समय ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मान लीजिए आपका ये रौनक है, तो फिर ये रौनक हो गया, और ये आप लोग देखिएगा तो ये रिया है, क्लियर है। तो रौनक किसी कार्य को 12 दिनों में करे, वही रिया की बात करना चाहता है 18 दिनों में करे, क्लियर है। अब दोनों मिलकर अगर टोटल कार्य होगा तो 36 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका एफिशिएंसी 3 होगा तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया 2 हो गया, क्लियर। अब देखिए दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, देखिए 3 और 2 5, यानी कि दोनों को ऐड करें तो 5 एफिशिएंसी था, 5 के एफिशिएंसी से 6 दिन कार्य किया, तो 5 को 6 से गुना करेंगे 30 हो गया। आई थिंक टोटल वर्क कितना कर दिया, 6 दिन में 30 कार्य हो गया, क्लियर है। और फिर रौनक कार्य को छोड़ दिया, यानी रौनक का कार्य छोड़ दिया, तो फ्रेंड्स आप लोग का ये रिया तो कार्य कर रहा था, तो रिया का एवरेज कितना 2 था।
अब बोला रिया द्वारा किया गया समय क्या होगा, तो देखिए 2 का एफिशिएंसी से कार्य करेगा। अब मान लेते इसके द्वारा लिया गया समय मान लेते टी है, तो यहाँ पर टी कर देंगे बराबर ओवरऑल वर्क कितना था 36 था। अब अगर आप लोग सॉल्व कर देंगे 2t बराबर करते हैं तो 36 में से 30 को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली 6 बचेगा। अब टी का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या है केवल 3 बचेगा, यानी कि 3 दिन आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा के बारे में लिख रहा। तो फ्रेंड्स काफ़ी मोहब्बत से इसको काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 4 है sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख रहा 3। हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो ये 3/4 आ गया। क्लियर है। अभी हम लोग अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है ये रूट में चलता है, तो आप लोग के सामने जो बचेगा √3/2 बच जाएगा। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे थीटा साइन कितना डिग्री का वैल्यू 3/2 होता है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है 60 डिग्री बराबर होता है। तो जहाँ पे आप लोग का थीटा है वहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ पे यहाँ पे बराबर भी लिख रहा था। ओफो यहाँ पे मिस्टेक मैं कर दिया हूँ, सॉरी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 1 प्लस कॉस थीटा भी था, इसे मैं इग्नोर कर दिया। तो देखिए आप लोग को थोड़ा 4 था, अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। क्लियर है। बराबर यहाँ पे 3 है तो 3 कर देंगे, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 4 है 4, इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग के सामने फार्मूले के 1 माइनस कॉस थीटा कीजिएगा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कीजिएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इक्वल टू अगर देखना चाहते हैं तो 3 था इंटू 1 प्लस कॉस थीटा था। क्लियर है। ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर देखना चाहते हैं 4/3 इक्वल टू आप लोग का जो वैल्यू आएगा 1/1 माइनस कॉस थीटा आएगा। क्लियर है। इसके रिकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, हम लोग केवल 1 माइनस कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे होंगे तो आप लोग बीच में 3/4 आएगा। क्लियर है। तो आप लोग केवल कॉस थीटा का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर है। अब 1/4 आ गया तो अल्टीमेटली आप लोग देखिए कॉस थीटा में क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। बेस का वैल्यू 1 है, अब परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे तो √15 आएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोग को स्टेप से करना था। यहाँ बेस का वैल्यू 1 था। क्लियर है। और यहाँ पे बेस का वैल्यू तो 1 था और हाइपोटेनस का वैल्यू 4 था और यहाँ पे परपेंडिकुलर वैल्यू 15 था। अब निकालिए क्वेश्चन के √15, तो √15 नहीं tan थीटा का वैल्यू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे। क्लियर है। प्लस 4/√15 लिख देंगे। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालेगा ना तो आप लोगों के सामने लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण कर दें अगेन 2 सेक थीटा बराबर 4 1/1 कर देंगे। यहाँ से कॉल सॉल्व करते हैं तो 24 आ जाएगा आंसर, 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एक दुकानदार 100 kg चीनी खरीदने पर 12% का छूट देता है। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपये पर kg है और अंकित मूल्य 38 रुपये पर kg है। दुकानदार की तौल मशीन खराब है और वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तो 1 kg भार बताती है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसको लिए आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, चीनी का क्रय मूल्य अगर देखे होंगे तो 30 रुपये पर kg था, हम लोग 30 रुपये पर kg लिख रहा है। क्लियर है। अब इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिए अंकित मूल्य जब लिख रहा 38 तो हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आगे MP लिखेंगे इंटू डिस्काउंट देखेंगे, तो डिस्काउंट लिख रहे देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का MP लिख रहा है, तो हम लोग SP निकाल सकते हैं ना। तो SP अगर निकालना चाहते हैं तो 38 यानी MP में हम लोग डिस्काउंट कर देंगे तो कितना था 88/100 कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू जो आएगा नहीं SP का जो वैल्यू आएगा 33.44% आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं दुकानदार की तौल मशीन खराब है, जब वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तो 1 kg भार बताती है। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्या करना है 1000 ग्राम चीनी के लिए विक्रय मूल्य निकालेंगे ना तो 33.44 जो है ना इसका हम लोग क्या करेंगे 1000 बाय क्या करेंगे 900 करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 1672 बाय क्या लिखेंगे 45 आ जाएगा। क्लियर है। और आप लोग लाभ % निकालना था तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या करेंगे, क्या आया था 1672 आया था बाई क्या करेंगे 45 माइनस क्या करेंगे 30 बाई इसका बेसिक यानी CP के साथ इतना 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को 23.85% बचेगा आंसर। क्लियर है। तो फ्रेंड 23.85 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तुगलकानामा पुस्तक का लेखक कौन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं तो काफ़ी मोहब्बत से पढ़े होंगे अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो को तुगलकानामा पुस्तक का लेखक माना जाता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ अमीर खुसरो को ये
सितार वादक और तबला वादक का जनक भी कहते हैं और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि रहते थे। क्लियर है। चलिए कुछ कुछ लेखक के बारे में आप लोग को मैं रिकॉल करवा देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। सबसे पहले बात करना चाहते हैं हुमायूं नामा। तो अल्टीमेटली फिर हुमायूं नामा जो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा। वही बात करना चाहते हैं शाहजहां नामा। शाहजहां नामा जो लिखा गया था वह इनायत खान, देखिए इसके बारे में याद रखिएगा, इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। वही अकबरनामा जो लिखा गया था वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तुजू के बाबरी किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर के द्वारा। क्लियर है। चलिए इब्न बतूता। तो फ्रेंड्स आप लोग बताए इब्न बतूता ने कौन सा किताब लिखा था? तो आप लोग पढ़े होंगे रिहला पुस्तक लिखा था इब्न बतूता। क्लियर है। और इब्न बतूता कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्लियर है। चलिए अल बुरूनी ने किताब कौन सा लिखा था? किताबुल हिंद लिखा था, किताबुल हिंद ने लिखा था। चलिए ये सारी ज्ञान को रखना पड़ेगा आप लोग को। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना था? फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आतंकवाद विरोधी प्रयासों के बारे में बात करा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आतंकवाद विरोधी के लिए हम लोग UNCCT का प्रयोग करते हैं, UNCCT का। आई थिंक देखिए इसके लिए होता है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास, UNCCT का मानते हैं इसका गठन। क्लियर है। अब देखिए इसका जो गठन हुआ था अल्टीमेटली मैं बताया था 15 जून को हुआ था, यानी कि 15 जून 2017 को हुआ था इसका गठन हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आता है UNFCCC का फुल फॉर्म, ये मे भी ऑप्शन रहता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, होता है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित होती है। वही बात करना चाहते हैं नाटो का। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल को, याद रखेंगे 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और वर्तमान समय इसमें कुल सदस्य की संख्या 30 से बढ़कर 32 हो चुका है, जो कि 31वां नंबर का आप लोग के सामने फिनलैंड हो गया। वही 32वां की बात करना चाहते हैं तो स्वीडन हो गया। क्लियर है। वही फ्रेंड नाटो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रूट हो गया। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए निम्नलिखित में किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड यहाँ पे पहली शिक्षा का विचार यानी कि बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बुनियादी शिक्षा का जो प्रतिपादन किया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा तारीख था वो 23 अक्टूबर था शायद, हाँ 23 अक्टूबर। देखिए मैं लिख देता हूँ 23 अक्टूबर 1973 को नई तालीम की योजना बनाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर है। चलिए इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो इससे कुछ वैसा देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी की उपाधि किसने दिया था? मैं खुद भूल चुका हूँ। चाचा तो इससे बच्चे लोग प्यार से बोलते थे, लेकिन चाचा उपाधि किसने दी? मैं कंफ्यूजन में हूँ। क्लियर है। दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। क्लियर है। चलिए प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड्स अर्थिंग शांति भंग का आजीवन प्राप्तकर्ता कौन थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड्स के लेखक कौन थे? तो इसके बारे में याद रखें सलमान रुश्दी थे। सलमान रुश्दी थे। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता सलमान रुश्दी थे। क्लियर है। इसके अलावा मिस्र के कार्यकर्ता अला अजदिल फतह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए जॉन बाइडेन। तो फ्रेंड जॉन बाइडेन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ये आप लोग को मैं बताना चाहता अमेरिका का, यानी अमेरिका का जॉन बाइडेन जो था ना वह 46वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो फेमस क्वेश्चन ये अल्टीमेटली आप लोग जानते होंगे। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण जब किया था जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी 1950 में किया था। 1950 में किया था। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के लिए व्यापार और मेलजोल पर समझौता हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं पंचशील समझौता। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पंचशील समझौता जो हुआ था भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चीन नूल कुछ का नाम था, कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। टोटल 5 विचारों पे हुआ था। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ भारत चीन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1962 में हुआ था। क्लियर है। चलिए 1962 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? सबसे पहले आप लोग को 1962 के बारे में पता करना है। तो देखिए बात करना चाहते हैं लॉर्ड डफरिन का। तो लॉर्ड डफरिन का जो टेन्योर था वो आई थिंक ये कांग्रेस के समय का था, यानी कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था यानी 1885 के टाइम थे। क्लियर है। लॉर्ड हार्डिंग की बात करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे 1900 लेके 10 से लेके या 1915 तक था लॉर्ड हार्डिंग का। क्लियर है। वही लॉर्ड इरविन की बात करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली 1926 से लेके 1931 के बीच में था। बात करना चाहते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो फ्रेंड लॉर्ड कर्जन का था 1899 से लेके 1905 के बीच में था। अब यहाँ पे बोला 1912, तो अल्टीमेटली 1912 का देखें तो लॉर्ड हार्डिंग के बीच में जो कि 1910 से लेके 1915 था। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को जानकारी रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर B को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे।
क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते कुछ एक्स्ट्रा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं, मैं सारी चीज़ को डिस्कस कर ही दिया हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को करना है फ्रेंड। देखिए कौन सा खाली स्थान पे भरना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को मोहब्बत से क्लिक कर दीजिएगा। इसको बनाना है, यानी कि दर्पण को नीचे दर्शाएं अनुसार एमएन पर रखे जाने पर संयोजन के लिए सही दर्पण प्रतिबिंब करना है। सबसे पहले प्रतिबिंब को करना, देखिए आर है तो हम लोग इस टाइप से आर कर देंगे, उसी टाइप से अगर एम कीजिए तो इस टाइप से आप लोगों को करना पड़ेगा। 2 के लिए इस टाइप से आप लोग काफ़ी मोहब्बत से कर सकते हैं। 7 देखिए इस टाइप से था तो 7 को इस टाइप से करना पड़ेगा। फिर बी के लिए आप लोग को इस टाइप से लिखना पड़ेगा, भी तो आपका अल्टीमेटली भी ही रहेगा। तो इस टाइप से अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए सबसे पहले देखिए बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। क्लियर है। आर में अगर हम लोग जाते हैं तो आर में कहीं ना कहीं आप लोग को देखिए अगर डी ऑप्शन जाते हैं 22 में ना, तो नहीं यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं कहाँ थे 7 के लिए आप लोग ये गलत हो गया। क्लियर है। या फिर भी के लिए भी गलत था। अब बात करना चाहते हैं ए में, तो ए में देखिए कहाँ से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो इसमें देखिए इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो इसके लिए भी अगर आप लोग देखिएगा ना तो आप लोग का देखिए ए यानी कि भी के लिए आप लोग का गलत ये था अपोजिट लिख दिया, तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आप लोग को देख कर करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कुडभाषा में कोड को 1573 लिखा जाता और डाइस को 7185 लिखा जाता है तो उसी कुडभाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग को देखना पड़ेगा वर्ड्स क्या लिख रहा है ये। तो हम लोग अगर देखना चाहते हैं कोड के लिए लिख रहा CODE, इसके लिए लिख रहा 1573 लिख रहा। क्लियर है। जस्ट लाइक सेम आप लोग का डाइस लिख रहा DICE, तो इसके लिए लिख रहा 7135। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कौन कौन सा मैच कर रहा है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट्स का आ रहा 7 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा। तो देखिए इसमें आप लोग का डी मैच कर रहा है, ई मैच कर रहा है और सी मैच कर रहा है। आई थिंक ओ का अगर वैल्यू देखिएगा ना, ओ का आप लोग का ई लिखा जाएगा। जस्ट लाइक सेम अगर आई का देखिएगा तो 1 हो गया, सॉरी आई का देखिए इसमें क्या नहीं मिला था, उसने 573, अरे यार 15, तो यहाँ पे 1 भी मिल गया, 57 इसमें 3, 1573 इसमें तो पूरा मैच कर गया। तो इसमें आप लोगों को क्या निकालना था ओ के लिए, तो ओ के लिए कीजिएगा ना, तो देखिए 23 था, तो ओ के लिए अगर कीजिएगा तो अल्टीमेटली देखिए तो 3 ही आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर इसी को यूज करेंगे, तो 3 होगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस है तो इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए 17 लिख देंगे, और सी के लिए अगर आप लोग देखिए तो प्लस लिख रहा 69, और ए के लिए अगर आप लोग लिख रहे हैं तो भागा लिख रहा था, फिर 3 कर देंगे। फिर डी के लिए अगर आप लोग देखिए तो माइनस लिख रहा, फिर 22 लिख देंगे। फिर बी का अर्थ आप लोग के साथ मल्टीप्लाई 1, अगर आप लोग इसको सॉल्व करते 17 कर दें, यहाँ पे सॉल्व कीजिए ना तो 2 थे 23 हो गया, माइनस 22 से कम 22 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व कर दें 7 3 10, 3 2 1 3 1 4, 40 में से हम लोग 22 को हटा देंगे तो 18 बचेगा। क्या बचेगा 18। तो राइट आंसर करेंगे तो 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा क्या लिख रहा है। क्लियर है। तो देखिए 12 का संबंध 72 से, नहीं 12 छक 72 हो गया, और 19 का संबंध 114 से, यानी 114 यानी 19 को भी 6 से गुना करें 114 आएगा, तो 29 को भी 6 से गुना करेंगे, 9 छक चौकोन आ गया, 6 दूनी 12 5 17 यानी 174 आएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करें 174, यानी ऑप्शन नंबर ए को मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सामने ये रहा, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में एंट्रोपी में सर्वाधिक वृद्धि हो गया। तो देखिए एंट्रोपी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली देखिए इसमें अगर आप लोग देखें तो लिक्विड से गैस होना चाहिए, तो H2 में H2 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में आप लोग देखे होंगे कुल पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि पी ब्लॉक में कुल कितने होते हैं 37 होते हैं। इसमें आप लोग का मेटल, नॉन मेटल और मेटल तीनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला लिख रहा आप लोग के लिए देखिए कौन सा नहीं है, तो पहला लिख रहा है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली अगर एल्यूमिनियम आप लोग देखिएगा ना तो ये पी ब्लॉक में आता है, क्योंकि देखिए 2 8 3 होता है, तो आप लोग ये पी ब्लॉक्स में आ गया। क्लियर है। आर्सेनिक भी आप स्ट्रॉन्सियम, तो देखिए स्ट्रॉन्सियम और टेलुनियम, स्ट्रॉन्सियम के बारे में बात करना चाहते हैं, अल्टीमेटली स्ट्रॉन्सियम जो था ग्रुप डी, सॉरी ये डी ब्लॉक में आता है। किस में आता है डी में, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। वैसे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्सियम, तो स्ट्रॉन्सियम को अगर जानते हैं तो 21 इसका आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में होता है। क्लियर है। 21 होता है, और ये इसको तोड़िएगा तो 2 8 आएगा, फिर 18 2 20 कितना आ गया 2 8 8 सॉरी 2 8 8 8 2 8 8 3 कीजिएगा। क्लियर है। तो ये देखिएगा आप लोग का डी ब्लॉक में आएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो केंद्रीय संगत कोण का डिग्री माप क्या होगा। आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना दिया 231 दिया। फार्मूला क्या होता है
तो थीटा बटा 360 डिग्री इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा बोला तो नहीं करते, थीटा बटा क्या करेंगे 360 डिग्री कर देंगे, क्लियर है, पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होता है, आर का वैल्यू 14 लिख रहा था, 14 इंटू 14 लिख रहे, अब सॉल्व कर लीजिए ना। तो फ्रेंड सॉल्व अगर आप लोग करते देखिए 7 का पावर में 14 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, क्लियर है। अब यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, तो देखते हैं और भी कुछ वैसा हो रहा। चलिए यहाँ पे देखिए 11 बार में कटेगा, तो ये कितना बार में कटेगा 180 बार में। अब देखिए 11 का पावर में 231, 11 दूनी 22 यानी 21 बार में कट गया, 7 तिया 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे और भी कैंसिल होता है क्या, देखिए 2 दूनी 4, 4 का पावर में 180 हो जाए, 45 बार में आएगा। अब 45 को 3 से गुना करें 135 डिग्री होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर अगर कीजिएगा ना तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, यानी 135 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए एक वृत्ताकार बेलन का आधार त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 है 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, क्लियर है। आर का वैल्यू देखिएगा तो 10.5 लिख रहा है, वही एच लिख देंगे बराबर, तो बराबर लिखिएगा तो 792 आ रहा है, क्लियर है। अब सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ से अगर h का वैल्यू निकालते हैं तो अल्टीमेटली आप लोग के सामने 12 सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना, आयतन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो पाई कर देंगे आर, आर का वैल्यू देखिए तो 10.5 इंटू 10.5 यानी आर स्क्वायर हो गया, और h का वैल्यू देखेंगे तो 12 लिख रहा। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड 4158 बल्कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे तो काफ़ी मोहब्बत से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। दिया गया पाई शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 में एक स्कूल का विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को संख्या को दर्शाता है। तो इसमें लिख रहा है कक्षा 8 से लेकर 100 विद्यार्थियों को प्रवेश किया गया, तो कक्षा 12 की तुलना में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी अधिक हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप लोग देखिएगा ना कितने अधिक है, कंपेरिजन करना है, तो 8वां और 12वां का। तो देखिए 8वां के लिए 15% है, 12वां का लिख रहा है 18%, दोनों का डिफरेंस यही लिख रहा ना, ये नहीं ना 10 यहाँ पे लिख रहा है 10वां 12वां, सॉरी 10 में कितने ना 10 और 12 का, तो 10 का देखिए 25% था, क्लियर है। अब वही अगर 12 की बात करें तो 18, दोनों का डिफरेंस लेंगे 7% हो गया, ठीक है। अब 7% का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू क्या दिया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें 1% का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो 15%, तो फ्रेंड्स हम लोग 15% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 15% का वैल्यू 60 लिख रहा था, आई थिंक 1% का वैल्यू 40 हो गया था। तो दोनों का डिफरेंस कितना था 7 का, 7 को 40 से गुना करेंगे 280 होगा, तो इसका राइट आंसर करेंगे तो 280 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी है, उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, उसे अपने पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है, तो घोड़ा का लागत मूल्य करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सिंपल अर्थ आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही ईजी से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए एक घोड़ा ले रहे, एक गाड़ी ले रहा, क्लियर है, कितना मिल रहा है 80,000 मिल रहा है, उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% हानि पर बेच दिया। देखिए अब पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है। सबसे पहले इसका रूल होता है, देखिए यहाँ पे घोड़ा मान ली एच हो गया और यहाँ पे मान ली गाड़ी यानी भी मान लिया, क्लियर है। सबसे पहले 10% का लाभ, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हुआ, फिर 5% की हानि, 100 में 5% करना 5 हो गया। अब यहाँ पे टोटल लिख रहा है 101%, क्लियर है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 101 में से 95 को घटाएंगे कितना बचेगा 6। अब 110 में से 101 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो रेशियो लाएगा तो 2 रेशियो क्या आ गया 2:3 आ गया। आई होप क्लियर हो गया, क्लियर है। अब 2 और 3 क्या होता है 5। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए 5 इकाई यानी 5 यूनिट का जो वैल्यू लिख रहा था आप लोग के बीच में 80,000 लिख रहा है, कितना लिख रहा है ये 80,000 लिख रहा है। तो अल्टीमेटली 1 यूनिट का देखिएगा ना तो आप लोग के सामने 16,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। हम लोग को निकालना कितना था 2 इकाई के लिए, तो 16 दूनी क्या लिखिएगा 32,000। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 32,000, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए को मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए क्या लिख रहा है, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग का मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम लोग जानते हैं असली मसाले सच MDH उस फार्मूला को यूज करना, यानी देखिए M कितना था 39 था, D का वैल्यू कितना था 12 था, H का वैल्यू देखेंगे तो 10 था, क्लियर है। इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे M2 से, तो यहाँ पे देखिए टोटल 30 है, D का वैल्यू निकालना है और H का वैल्यू दे रहा था शायद कितना था 6 आवर था। कैंसिलेशन कीजिए, तो देखिए 6 का टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स में, 2 का टेबल में 30 आता है 15 बार में, 15 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पे 15 3 5 15 यहाँ पे आप लोग कैंसिल करना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे 13 यानी 13 बार में, फिर 5 का पावर में 10 2 बार में, तो 13 दूनी क्या आ गया 26 आ गया। तो फिर राइट आंसर होगा 36 होगा, यानी कि 26, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
0.7, 0.35, 1.05 का HCF निकालना। सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए 0.7 है, फिर 0.35 है, अगेन आई रिपीट 1.05 है। हम क्या करेंगे, देखिए इसको मान लीजिए हटाते तो ये 10 आ गया, इसको हटाते कितना आएगा 100 आ जाएगा, फिर इसको हटाते तो कितना आएगा 100 आएगा। क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स 7, 35 और 105 का एलसीएम निकालेगा ना, सॉरी HCF, तो 7 ही आएगा। और 10, 100 और ये क्या 100 का एलसीएम निकालेगा तो 100 आएगा। क्लियर आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, नहीं 7 यहाँ पे कीजिए तो 100 ही आएगा। क्लियर है, सॉरी इसका एलसीएम निकालना ना, तो यहाँ पे तो एलसीएम निकाले तो 100 आ जाएगा। क्लियर है, अब 7/100 करना तो 0.07 नहीं आ रहा, 0.07 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। 7. हाँ यहाँ पे तो सही है आप लोग का, हाँ ठीक है, तो वही होगा 0.07, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्या लिख रहा, भारत का पहला संरक्षित वन क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत का पहला संरक्षित वन का नाम क्या है, तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को बताया था राइट आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। याद रखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, अगेन आई रिपीट सतपुड़ा, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। क्लियर है, और क्वेश्चन आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश का क्या होता है, मध्य भोपाल है। क्लियर है, चलिए वही बातें करना चाहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान का। तो फ्रेंड गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को पता होगा गुजरात में, कहाँ पे ये गुजरात में, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। वही बात करना चाहते हैं रणथंभौर, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो याद रखिए राजस्थान में आता है। कहाँ पे आता है, राजस्थान में आता है। और क्या, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में बना था। और फ्रेंड्स ये आप लोग का बाघ के लिए होता है। और याद रखिए पहला राष्ट्रीय उद्यान ही कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। इसके साथ साथ आप लोग को ये भी पता होगा ये इसका नया नाम क्या है, तो रामगंगा, रामगंगा नाम रखा गया, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। क्लियर है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा पढ़ने में। 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाला बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था। सबसे पहले फ्रेंड मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रहा है, बोकारो के लिए बोला ना, आप लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ एक ट्रिक को याद कर लीजिए। सबसे पहले बोलिए बीरू, बीरू वीरू राज दुबे, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ आप लोग सीख जाइए। देखिए सबसे पहले आप लोग बोलिए बीरू, देखिए मैं लिख देता हूँ बीरू, अगेन आई रिपीट, फिर बोलिएगा भीरू, भीरू के बाद क्या लिखे भीरू, फिर आप लोग बोलिएगा राज, बीरू भीरू राज, अब अगले बार क्या लिखिएगा दुब्बे। अब इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, देखते जाइए सीखते जाइए। सबसे पहले बी फॉर क्या होता है, बोकारो, तो बोकारो स्टील की स्थापना हुआ था रू यानी क्या होता है रूस की सहायता से। भी होता है भिलाई, भिलाई की भी स्थापना हुआ था रूस की सहायता से। रा से रावल किला, जा से जर्मनी, दू से दुर्गापुर, बे से ब्रिटेन हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, आइए जो तीनों हुआ था सेकंड पंचवर्षीय योजना में हुआ था, आइए लास्ट वाला जो हुआ था वह तीसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो याद रखिएगा, तो बीरू बी से होता क्या बोकारो, तो रू से क्या होता है रूस, तो पहला करार से यूएसएसआर यानी रूस की सहायता से हुआ था। क्लियर है, याद रखिएगा, तो ये रूस की सहायता से किया गया था। क्लियर है, चलिए अब बोकारो कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो किसने संथाल विद्रोह और 1857 की विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखिएगा नेहा, अगला सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा, दोनों में जो मदद किया था उसका नाम था महाराजा मेहताज चंद, महाराजा मेहताज चंद होगा। क्लियर है, तो महाराजा मेहताज चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सहायता किया था। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, सबसे पहले बात करना चाहते हैं संथाल विद्रोह का। अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे संथाल विद्रोह कब हुआ था। सबसे पहले झारखंड के लिए फेमस देश 30 जून 1855 को हुआ था। क्लियर है, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, इसी को हम लोग बोलते हैं हुल विद्रोह भी कहते हैं। क्लियर है, इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखेगा। इसमें शामिल कौन था, तो 4 भाई सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर है, चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, नरेंद्र मोदी ने किया था। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं इसकी घोषणा कब किया था। सबसे पहले जब भारत में पहली बार झंडा फहराए थे लाल किला पे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को इन्होंने ये घोषणा कर दिया था। क्लियर है, 15 अगस्त 2014 था, नहीं मैं गलत, 15 अगस्त 2014 को उन्होंने घोषणा कर दिया था। और फाइनली तब 28 अगस्त, देखिए काफी फेमस क्वेश्चन था ये, 28 अगस्त 2014 से आप लोग का इस योजना को लॉन्च किया गया। क्लियर है, इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए
बहुत सारे स्कीम को चालू किया गया था। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन सा था, अटल पेंशन योजना कब लागू किया गया था। देखिए अटल था ना, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अटल पेंशन योजना जो लागू किया गया था 9 मई को, तो 9 मई 2015 से स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो एनएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर है। चलिए कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के जीत के बाद घटी थी? सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए इसका मेन जो था, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ये होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार का हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड बातें करना चाहते हैं प्लासी का युद्ध का, तो अल्टीमेटली मैं आप लोग को बताया था प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 23 जून को हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अब कहाँ हुआ था? प्लासी में हुआ था। प्लासी कहाँ पर था? तो फ्रेंड्स याद रखिए ये बंगाल में पड़ता है, जो कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं, एक होता बक्सर का युद्ध, तो फ्रेंड याद रखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये भी आप लोग को पता होगा, जो कि बंगाल का निष्कासित नवाब मीर कालिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को के बीच हुआ था। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं एक वाड़ीवास का युद्ध, तो फ्रेंड वाड़ीवास का युद्ध जो हुआ था वह 22 जनवरी 1760 को हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को नोट करके लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23, 27, 35, 47, 63 के बारे में बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को देखिए 23 में 4 जोड़ेगा तो 27 आ जाएगा, 27 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 35 आ जाएगा, 35 में अगर हम लोग 12 जोड़ते हैं तो 47 आ जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे 16 जोड़ेगा, तो अगला में क्या करेंगे 20 जोड़ेंगे, तो 63 में से हम लोग 20 को जोड़ते 83 आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैं स्किप कर देता हूं, इसको देख के बता दीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हैं क्या लिख रहा है, कोई प्लेट प्याला नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बोल रहा है कोई प्लेट, तो यहाँ पे प्लेट मान लेते हैं, कोई प्लेट प्याला नहीं है, तो प्याले के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मान लो कप मारे तो ये दोनों को कैंसिल कर दें। क्लियर है। सभी प्लेट गिलास है, तो सभी प्लेट को गिलास मान लें। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा है कोई गिलास प्लेट नहीं है, तो ग्लास, देखिए कोई ग्लास प्लेट नहीं, अल्टीमेटली देख सकते हैं ये नहीं है तो नहीं लिखिएगा। क्लियर है। कुछ गिलास प्याले हैं, तो ग्लास प्याले नहीं है, तो दोनों कैंसिल कर दीजिएगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 सही होगा, ना ही तो निष्कर्ष 2, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग को मैच करना, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया। यदि TLBSBEAKLA के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बताया जाता है, तो खेल के नाम के दाएं छोर पे छठा अक्षर क्या होगा? सबसे पहले इसको आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को माइंड गेम है ये, तो इसको अगर सजा के देखिएगा ना कौन सा गेम का नाम आ रहा, तो इसमें कौन सा गेम है, इसको क्या लिख रहा ना, एक खेल का नाम बनाया जाए, खेल का नाम बनाया जाए, तो खेल का नाम बताना है। ठीक है। फिर बोल रहा है इसके दाएं छोर से छठा अक्षर कौन होगा, तो सबसे पहले इसमें बताना है, तो खेल के नाम के दाएं खेल का नाम है, तो इसके दाएं छोर से छठा अक्षर कौन होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रुकिए, मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं खेल का नाम ही इस पर स्किप कर रहा हूँ। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको स्किप करना पड़ता है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को करना होगा। देखिए ये तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें सेटिंग अरेंजमेंट कर रही है। एन को जे लिख रहा है, एस को डी, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर वस्तु की क्या होगा? याद रखिएगा, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु का वस्तु का वेग शून्य होता है। क्या होता है? वेग शून्य होता है, लेकिन त्वरण गुरुत्वाकर्षण का जी के बराबर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा छोटा जो जी होता है इसका वैल्यू क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए कौन सा जैव आवर्धक का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो फ्रेंड जैव आवर्धक का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है आप लोग को एक खाद्य श्रृंखला में डीडीटी के सांद्रण में वृद्धि करता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आता है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथिन होता है। क्लियर है। चलिए एक ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर पर आवर है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट में रुकती है? तो इसके लिए आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले 66 था और ये कितना था 55 था, दोनों का डिफरेंस लेंगे, आप फर्स्ट वाला को लेंगे, इनटू क्या करेंगे, आप लोग को पता मिनट के लिए आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से करेंगे 11/66 आ रहा है, इंटू क्या करेंगे 60 कर देंगे, तो 11 से 6 को इससे गुना करेंगे 10 आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 10 मिनट इज द राइट आंसर। 5,575 रुपये की राशि को 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया था, तो परिपक्वता में देय ब्याज क्या होगा? तो चलिए इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, काफ़ी इजी से आप लोग को बन जाएगा। देखिए आप लोग को पता होगा पीआरटी वाला 100 पीआरटी का फार्मूला का यूज करना है।
तो चलिए देखते हैं पीआरटी का फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले पी का वैल्यू देखें 5575 है, क्लियर है। पी हो गया आर का वैल्यू 8 हो गया और टी का वैल्यू 4 वर्ष है। बाई क्या करेंगे 100 है ये। अगर आप लोग सॉल्व किए तो टोटल जो वैल्यू आएगा 1784 आएगा। तो टोटल जो सॉल्व करेंगे 1784, तो राइट आंसर होगा 1784। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको आप लोग को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ये इक्वेशन है, आप लोग देखिए कैसे करते हैं ये। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, देखिए इसको लाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड आगे 1 को माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस 1 कर देंगे माइनस, अल्टीमेटली यहाँ पे x माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे 3 में से घटा दे 2 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करें स्क्वायर कर देंगे, तो अल्टीमेटली स्क्वायर कर दीजिएगा ना। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 जोड़ दिया तो 4 2 क्या हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए 7 से विभाज्य है तो लुप्त के स्थान पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूँ, अगर डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े तो देखिए यहाँ पे 7 लिख रहा है 2, यहाँ पे आप लोग का स्टार है, यहाँ पे 7 है 2 है, किससे विभाजित है 9 से। देखिए 7 2 9 फिर 9, देखिए फिर 7 2 9, ये तो कट गया। तो 9 से विभाजित तो क्या लिखिएगा, तो ऐसा संख्या को लिखना है जो आप लोग का 9 से विभाजित है। देखिए तो 9 से तो 0 और 9 को जोड़िए 9 आ रहा है, यहाँ पे तो कैंसिल होगा 6 आ रहा, यहाँ भी 3 या 9 हो सकता है, लेकिन 0 9 आप लोग का प्रॉपर होगा। तो 52 का ए को क्लिक कर दीजिएगा। यदि 6 अंकीय संख्या 7002 स्टार 4 8 से विभाज्य है तो स्टार के यहाँ पे क्या होगा। देखिए ये 8 से विभाज्य है ना, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता 8 से विभाज्य होने के लिए तरीका होता है अंतिम 3 संख्या आप लोग का स्टार पे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 लिख देंगे, क्लियर। ये आप लोग का स्टार है, ये 4 है, इसमें विभाजित होना चाहिए। तो 8 से के लिए क्या करेंगे 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में 4 है। सबसे पहले अगर आप लोग देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो 4, अगर 4 पुट किए तो 4 शेषफल आया तो 4 को आप लोग यूज नहीं कीजिएगा, क्लियर है। अगेन अगर 6 को यूज करते हैं तो 4 6 24, फिर 2 4 24, यानी 6 आप लोग पुट कर सकते हैं। तो 53 में आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन छोटी संख्या बोला तो हम लोग यहाँ पे 2 भी लिख रहा, तो अगर 2 को बाई चांस आप लोग पुट करते हैं, देखिए 22 आ गया तो यानी 8 दूनी 16 आ गया। यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे 6 और 4 64 भी करा, तो हम लोग छोटा संख्या बोला था, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन को अगला देखते हैं क्या लिख रहा है। इस क्वेश्चन को मैं वेट करता हूँ 1 मिनट इसके लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो प्रारंभ हुआ था वह 1930 में हुआ था, 12 नवंबर 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। याद रखें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो चला था 12 नवंबर 1930 से लेकर आप लोग का 19 जनवरी 1931 के बीच में चला था, और इस सम्मेलन में कांग्रेस से भाग नहीं लिया था, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये आप लोग को आई थिंक शायद पता होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड थे इसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। वही बात करना चाहते हैं कुल कितना हुआ था। तो याद रखिए कुल गोलमेज सम्मेलन की संख्या 3 हुआ था। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था आप लोग का हुआ था कब, तो पहला जो आप लोग के बीच में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था 1900, देखिए मैं लिख देता हूँ, पहला जो हुआ था 12 सितंबर को हुआ था, 12 नवंबर को हुआ था। लेकिन आई रिपीट पहला जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था, क्लियर है। और सेकेंड जो हुआ था जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे तो 1931 में हुआ था, क्लियर है। अब इसका डेट में मेरे माइंड में नहीं आ रहा कब हुआ था, 1931 7 सितंबर को हुआ था, 7 सितंबर 1931 में हुआ था, क्लियर है। 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 के बीच में चला था, क्लियर है। और थर्ड जो हुआ था आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 17 नवंबर को हुआ था, 17 नवंबर 1932 को हुआ था, याद रखिएगा। इसमें से तीनों में भारत कांग्रेस की तरफ से केवल सेकेंड में भाग लिए थे महात्मा गांधी, बाकी फर्स्ट और तीनों में शामिल होने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा, क्लियर है। और फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, क्लियर है। और 30 में जो हुआ था इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, क्लियर है। लेकिन वही 1931 के समय कौन आ गए थे पता है, इसमें याद रखिएगा 1931 तक लॉर्ड इरविन थे, लेकिन आप लोग अल्टीमेटली में बता दिया था कब हुआ था, 7 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो 7 सितंबर 1931 को जब हुआ था तो इसमें लॉर्ड विलिंगटन आ गए थे, क्लियर है। और 32 वाले में लॉर्ड विलिंगटन थे। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। गुजरात स्थित जूनागढ़ का गिरनार पहाड़ियाँ आमों के लिए किस्म के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोग को जो भी बता रहा हूँ इस चीज़ पे आप लोग फोकस कीजिएगा। सबसे पहले याद है कि गुजरात स्थित जूनागढ़ की जो पहाड़ियाँ जो होता है किस चीज़ के लिए फेमस होती है, तो केसर के लिए होता है। किसके लिए होता है, केसर के लिए होता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय वन भी जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस होता है। चलिए ज़्यादातर कक्षा वरुण की कक्षा में अति व्यतीत करती है, तो इसका राइट आंसर होगा यम होगा, क्या होगा यम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए ये रहा 57 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है।
क्रिकेट पिच का मानक माप क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, क्रिकेट पिच का जो मानक माप होता है वो 22 गज गुना 10 फीट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स मैं क्रिकेट से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज का सबसे बड़ा करंट अफेयर है आईसीसी का हॉल ऑफ फेम में। आईसीसी का हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया पता है आप लोग को? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में आज यानी कल का न्यूज है, यानी आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने 3 भारतीय, देखिए 3 क्रिकेटर को चुना गया। सबसे पहले मैथ्यू हेडन को जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। सेकंड हाशिम अमला को चुना गया और लास्ट अपना थाला भाई एमएस धोनी को भी इसमें सिलेक्ट किया गया। तो फ्रेंड भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है कि एमएस धोनी को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को, जो कि झारखंड से बिलोंग्स करते हैं। तो याद रखिएगा, अब भारत का यह 11वां खिलाड़ी ऐसे हो गए जिसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। क्लियर है? पहला शामिल जिसे किया गया था तो सुनील गावस्कर को, क्लियर है, और बिशन सिंह बेदी भी थे। चलिए, कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सबसे प्रमुख प्रजाति है? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोल रहा, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता हो इसका राइट आंसर होगा सागौन होगा। क्या होगा? सागौन होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सबसे प्रमुख प्रजाति का उदाहरण है। क्लियर है? इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। कौन सा राज्य और लोक नृत्य का सही युग में सुमिलित है? सबसे पहले पंजाब, तो अल्टीमेटली फ्रेंड पंजाब, और पंजाब भाई देखिए पंजाब में हमेशा क्या होता है, भंगड़ा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो देख सकते हो भंगड़ा स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे भंगड़ा आप लोग का होता है। केरल, तो केरल में घूमर नहीं होता। घूमर जो आप लोग का होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग का उड़ीसा में होता है। कहाँ पे? सॉरी, घूमर जो होता है वो झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। बात करना चाहते हैं बिहू होता है असम में होता है। क्लियर है? गरिया वाला आप लोगों को मैं कंफ्यूजन में, गरिया कहाँ पे होता है मेरा माइंड में नहीं है, तो मैं बता देता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाते हैं काफ़ी इजी से बना लिए तो 61 का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए देखिए, मछली गड़फड़ से सांस लेता है तो मनुष्य किससे लेता है? तो फेफड़ा से लेता, लंग से लेता, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। यदि मनी टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा, और टोनी मोहन जितना लंबा है तो लेकिन गोकुल से लंबा है, तो मोहन क्या है? फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा क्या लिख रहा है, मनी टोनी से लंबा है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़े कौन किससे लंबा हो रहा। तो यहाँ पे लिख रहा है मनी, देखिए मैं मान लीजिए मनी जो है ये किससे लंबा है? टोनी से, लेकिन दीपक से छोटा है, यानी कि मनी जो है ना वह दीपक से छोटा, यानी कि दीपक से छोटा हो गया। और टोनी मोहन जितना लंबा नहीं है, टोनी जो है ना मोहन जितना लंबा नहीं है, तो टोनी का तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, टोनी जो है मोहन जितना लंबा नहीं है, यानी कि मोहन जितना लंबा नहीं है, तो यानी मोहन से ही छोटा हो गया है ना, तो मोहन से छोटा लेकिन गोकुल से लंबा है। टोनी जो है ना गोकुल से लंबा है, टोनी जो गोकुल से लंबा है लेकिन मोहन इतना नहीं है, तो सब तो मोहन क्या हो गया? तो मोहन के अगर देखिए ना, तो ये मोहन किससे लंबा होगा? तो क्या लिख रहा मैं, तो मोहन है, तो मोहन किससे लंबा होगा? यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर गया, रुकिए अगेन आई रिपीट। सबसे पहले देखिए पहले स्थिति में क्या लिखा है, यदि मनी टोनी से लंबा है, मनी टोनी से लंबा लेकिन दीपक से छोटा है, तो यहाँ पे सबसे पहले दीपक आप आ जाएगा, फिर दीपक के बाद क्या जाएगा मनी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा टोनी आ गया। क्लियर है? अब लिख रहा टोनी मोहन जितना लंबा नहीं लेकिन गोकुल से लंबा है, तो यहाँ पे देखिए गोकुल से लंबा है। इसी के अनुसार इसका सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पे दीपक लेंगे, यहाँ मनी लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे मोहन को लेंगे, फिर क्या करेंगे गोकुल को लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख रहा है मोहन किससे लंबा है, तो मोहन देख सकते हैं ये मोहन जो है ना अल्टीमेटली किससे, ये गोकुल से लंबा है। दीपक किससे लंबा, क्या लिख रहा है, तो मोहन है, तो मोहन क्या है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मोहन इसमें क्या लिख रहा है, तो 63 को आराम से देखिएगा, तो मोहन मनी से छोटा होगा, मनी से क्या होगा? छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग मैच कीजिएगा, तो फ्रेंड्स 64 को अगर मैच कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए 4 शब्द दिए गए, एक असमान है, उसको चिल्लाना, बुदबुदाना, गुर्राना या चीखना, तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा ना, तो आप लोग का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाए। देखिए मैं आप लोग को चिल्लाना, गुर्राना, चीखना ये सारे गुस्सा वाले होता है, लेकिन बुदबुदाना साथ ये अलग होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित होती है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वायु परिवर्तन में निपटना था। क्लियर है? याद रखिए यह संधि जो हुआ था 1997 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? क्योटो, जो कि जापान में अपनाया गया था, यानी क्योटो कहाँ पर था? जापान में ही अपनाया गया था। क्लियर है? और क्या चीज के लिए
था? तो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना था। क्लियर है? और फाइनली तब इसे लागू कब किया था पता आप लोग को? 2005 में से लागू किया गया था। क्लियर है? बात करना चाहते देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों का कवर करना था। देखिए इसके लिए आप लोग को याद कर लीजिए, देखिए मीना का जलवा, देखिए आप लोग को पता होगा मीना का क्या चल रहा, जलवा चल रहा। तो ये आप लोग का 6 आप लोग का क्या बोलते हैं, 6 आप लोग का मेन आप लोग का तत्व है। तो मी4 होता है मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4। नापो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है N2। और फिर कासे होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे देखिए जास होता है जलवाष्प, तो जलवाष्प के अंतर्गत आता है आप लोग का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इससे हम लोग बोलते हैं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं। और एक आता है आप लोग का, एक आप लोग का आता है PFC भी आता है। क्लियर है? एक लास्ट आता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SFC। ये 6 तत्व आते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? टोटल 6 तत्व आते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। याद रखिएगा, देखिए इस चीज़ को याद है, HFC, PFC और SFC, ये सारे को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी NTPC के पेपर में कंप्यूटर के रिगार्डिंग लगभग ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है? तो इसमें देखिए पहला बोला नहीं है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट का भी करता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं तो चलिए डाटाबेस मैनेजमेंट का वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोगों के सामने देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताने का भरपूर प्रयास करूंगा, है ना। देखिए निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना। फ्रेंड्स आप लोग इसको सॉल्व करना है। देखिए कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले बोर्ड मास को रूल को करना, 25 को 5 से डिवाइड करें, 5 आ गया, प्लस 3 2 जा क्या होगा का यानी कि मल्टीप्लाई 6 हो गया, माइनस 4 प्लस यहाँ पे 6 दिया क्या होता है 18। फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा ना तो टोटल 9 आ जाएगा, 9 फिर माइनस 8 प्लस 4 कीजिएगा। अगर इसको सॉल्व कर दे यहाँ पे तो 24 आ रहा, माइनस क्या आएगा 12, तो टोटल 12 आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। यदि एक बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू आर प्लस होता है 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है 2 पाई r। तो r का अगर आप लोग वैल्यू देखिएगा ना तो 16 का आधा क्या होगा 8 हो गया। क्लियर है? इंटू आर प्लस एच, तो r का वैल्यू 20/8 है और h का वैल्यू 20 था। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू अगर सॉल्व करते हो देखिए यहाँ पे 22 दूनी 44 कर देते हैं बटा 7 कर देते हैं इंटू 8 कर दें। अब 20 और 8 क्या होता है आई थिंक 28 होता है। तो देखिए 7 का पावर 28 4 बार में कट गया। अगर इसे पूरे सॉल्व करते हैं तो 1408 आएगा, 1408। तो ऑप्शन नंबर 1408 यानी ऑप्शन नंबर B को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए 707 मीटर लंबे एक पुल के विपरीत छोरों पर 2 लड़के खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 11 मीटर पर मिनट पर 11 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की गति से चलते तो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? याद रखिएगा जब भी समय मिलने के लिए बोलता है तो T=2। सबसे पहले दूरी देखेंगे 760 है। अगर देखिए एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो दोनों को जोड़ दें तो 11 8 क्या होता है 19 होता है, 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 40 मिनट आ रहा है। क्या रहा 40 मिनट। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे तो 40 मिनट होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। चलिए J का भार K का 8 गुना और K का भार L के भार से 25% अधिक है। यदि तीनों का औसत भार 1470 kg है तो J का भार क्या होगा? देखिए क्या लिखा, J का भार K का भार का 8 गुना, तो K का भार मान लीजिए 1 है तो इसका 8 गुना कर देंगे। क्लियर है? तथा K का भार L के भार से 25% अधिक है। तो हम लोग सबसे पहले K और L का जानना चाहते हैं। K का भार L के भार से 25% अधिक है, 100 है तो क्या होगा 125 होगा। आई थिंक और भी चेंज करेंगे तो 5 रेशियो क्या लिखेंगे 4। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो 5 कर देंगे थे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 4 कर देते हैं। अब यहाँ से तीनों का रेशियो का निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 8 × 5 = 40 हो गया, फिर 5 × 1 = 5 हो गया, 4 एकम 4, यानी ये रेशियो आ गया J के L के बीच में। क्लियर है? अब तीनों का औसत वजन लिख रहा है 1470 kg लिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो देखिए तो 40 × 5 = 45, 4 क्या होता है 49। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो 49 40 देखिए J के 40 देखिए आप लोग का J था, यहाँ पे K था, यहाँ L था, ये 40 था, अगेन आप लोग का 5 था, फिर 4 था। ये तीनों का जो औसत भार लिख रहा है 1470, तो 1470 लिख देंगे। क्लियर है? तो आप लोगों को क्या कर औसत वजन 3 से गुना करेंगे ना तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 40 × 5 = 45, 9 कितना होता है 49x। तो 49x का वैल्यू लिख रहा है आप लोगों के सामने 1470 × 30 कर देंगे 3। तो देखिए 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ पे 210 आ गया, फिर 7 का पावर 210 30 बार आता है, 30 क्या आता है 90 आता है। तो x का अगर आप लोग वैल्यू देखिए तो 90 आ गया। हम लोग को वैल्यू निकालना था J का, तो J का अगर आप लोग वैल्यू देखें तो 40 था, 40 को हम लोग क्या करेंगे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 3600 आ जाएगा, यानी कि 3600 kg इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो C को मोहब्बत से क्लिक करें, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर।
दो संख्याओं का अंतर 25 है तथा इसके वर्गों का अंतर 125 है, तो संख्याएं क्या होगा। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। मान लें कि दोनों का अंतर तो 25 है, ठीक है। वर्गों का अंतर 9 का स्क्वायर के 30 का स्क्वायर हो गया 900, 5 का स्क्वायर 25, क्या आता है। तो पहला आंसर गलत कर देंगे। यहाँ भी आप लोग यहाँ भी गलत हो गया। थर्ड देख रहे हैं दो संख्याओं के अंतर, तो यहाँ 15 माइनस 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 प्लस यानी कि 10, दोनों का अंतर कितना आ गया 25 आ गया, पहला सही है। वर्गों का अंतर तो 5 25 15 का स्क्वायर हो गया 225 हो गया, और 10 माइनस 10 का स्क्वायर क्या था 100 होता है, दोनों का अंतर देखें 125 आ गया। तो ऑप्शन के मेथड से सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और बाकी और भी तरीके को आप लोग अपना सकते हैं। इसे देखिए दो संख्याओं का अंतर था तो एक्स वाई का वैल्यू क्या था अंतर में 25 था, फिर वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी अंतर 125 था। आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 लड़कियों और 3 लड़कों में से 4 बच्चों को एक प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है, तो क्या प्रायिकता कि सारी लड़कियां होंगे। कुछ नहीं करना, सारी लड़कियों के लिए बोल रहा। तो फ्रेंड देखिए 5 लड़कियां और 3 लड़कों में से 4 बच्चों को चुनना है, तो यहाँ पे क्या बोला, क्या प्रायिकता होगी, केवल क्या हो लड़कियां हो। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा टोटल लड़की की संख्या 5 था, चुनना कितना था 4 को, तो 5 कॉम्बिनेशन 4 कर देंगे, और टोटल कितना था 5 3 8, तो 8 कॉम्बिनेशन भी 4 लगा देंगे। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। तो 5 कॉम्बिनेशन 4 का अगर आप लोग यूज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या कीजिएगा 5 फैक्टोरियल कीजिएगा। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो आप लोग को आगे लेते हैं 1 लेते हैं, फिर इंटू क्या करेंगे 4 का फैक्टोरियल लेंगे। यहाँ के अकॉर्डिंग इसी प्रकार का पूरा सॉल्व कर देखिए, मैं आप लोग को सॉल्व कर देता हूँ। 5 फैक्टोरियल 4 है, कॉम्बिनेशन में था सॉरी, और फिर 8 कॉम्बिनेशन कितना था 4 था, तो 5 कॉम्बिनेशन 4 कीजिए तो यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे नीचे क्या करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर देंगे। जस्ट लाइक 8 को 4 बार करेंगे, नहीं 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 करेंगे, और यहाँ पे लोग गुना करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कैंसिलेशन करते हैं, देखते हैं 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, तो यहाँ ऊपर में केवल 5 बचा है। देखिए 2 3 6 कट गया, 4 था नहीं है, 4 का पार्ट में 2 बार में कट गया। अब देखिएगा यहाँ पे 7 दूनी 14 बचे कितना गया 70, तो 5/70 आएगा, यानी कि 1/14 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के गीत के रचनाकार किसने की थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा देखते हो इंडिपेंडेंस डे पे माँ तुझे सलाम बजता है, तो इसका जो रचना जो किया था A.R. रहमान ने लिखा था। आप लोग देखे होंगे A.R. रहमान काफ़ी फेमस भी है। क्लियर है। तो A.R. रहमान ने लिखा था, याद रखिए A.R. रहमान और महमूद द्वारा 27 साल पहले इसको लिखा गया था। क्लियर है, याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। इसी वजह से A.R. रहमान को ना 2010 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए ब्रज उत्सव हर साल होली में किस दिन और पहले फागुन माह में शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ब्रज उत्सव जो मनाता है प्रत्येक वर्ष जो है ना हम लोग होली में राजस्थान में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, राजस्थान में। राजस्थान का फेमस है, तो राजस्थान में ब्रज उत्सव हर साल होली में कुछ दिन पहले फागुन महीना के शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। देखिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है, इसे देश की बीमार बिजली वितरण कंपनियों को बचाने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में शुरू किया गया। सबसे पहले ऑप्शन देखिए 1 नेशन 1 ग्रिड तो नहीं लिखेगा, ठीक है, 1 नेशन 1 ग्रिड नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप लोग का था ना शायद इसका में कन्फ्यूजन में कब किससे था। तो 77 का राइट आंसर देखिएगा ना। तो योजनाओं में से जो बिजली वितरण को बचाने के लिए फेमस था तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ लिया था। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बोल रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2023 की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया होगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा अभी फरवरी 2025 तक में हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को अल्टीमेटली पता होगा, तो हीरालाल सामरिया इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। क्लियर है। और याद रखिए हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने, यानी कि पहले दलित बन गया, तो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर देखिए 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से जनजाति भारत में नहीं रहते। देखिए सबसे पहले बात करना चाहते थारू। थारू
जनजाति भारत में होती है, क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को पता, थारू जनजाति जो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम तौर पे ये यूपी में पाए जाते हैं, क्लियर है। यूपी में पाई जाती है, फिर नेपाल, उत्तराखंड, इस सारी जगहों में पाई जाती है। बात करें संथाल, संथाल में कुछ झारखंड में पाए जाते हैं, हेमंत सोरेन संथाली हैं। मसाई, तो फिर मसाई भारत में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका, केनिया वगैरह में पाई जाती है। गोंड तो मध्य प्रदेश में होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर ला लिए मसाई। मसाई जनजाति भारत में नहीं पाई जाती बल्कि कहाँ पाई जाती, केनिया में, उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, क्लियर है। चलिए, और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजाति, जो कि कहाँ पे, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ कुछ उसे कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को बोला मौलिक कर्तव्य के बारे में बोला, काफ़ी बढ़िया था, और कर्तव्य के बारे में बोला तो आप लोग अल्टीमेटली पता है मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, तो स्वर्ण सिंह समिति ने जारी किया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लागू किया गया था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। चलिए इसके बारे में कुछ मैं रिकॉल करवा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा रहा। सबसे पहले याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। सबसे पहले याद रखें, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 था। ये क्वेश्चन पूछता है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था, तो याद रखें 0 था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में टोटल 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसमें एक को जोड़ा गया था। टोटल कितना हो गया, 11 हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 86वां जो जोड़ा गया था क्या था, तो 86वां संविधान मैं लिख देता हूँ। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए मिला था, जो कि आप लोग को पता 51 का तो आप लोग का था मौलिक कर्तव्य आता, लेकिन इसमें भी अगर जाए तो इंटरनली केम आता है। कैसे याद है कि शिक्षा यानी क्या होता है, नॉलेज आता है, तो के फॉर नॉलेज, इस टाइप से आप लोग काफ़ी मोहब्बत से याद कर सकते हैं, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आप लोग को बीच में बता दिया हूँ, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें और भी बताना। अशोक मेहता समिति, सबसे पहले अशोक मेहता समिति का जो गठन किया था 1977 में हुआ था, और इसका मेन जो था ये पंचायती राज से संबंधित था, जो कि डबल बेंच में था, क्लियर है। बलवंत राय मेहता समिति जो हुआ था ये आप लोगों का सबसे फेमस है। ये तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए था, जो कि 1957 में रिपोर्ट पेश किया था, क्लियर है। और पहली बार जो पंचायती राज जो लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। इसमें बनाना संक्रामक रोग किसी चीज़ की कमी से होने वाला रोग, घेंगा, सूखा रोग या चेचक। तो इसको अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए इसको आप लोग को बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखते हैं क्या लिख रहा है। कुछ प्रिंटर कूलर है, मान लीजिए आप लोग का कुछ प्रिंटर है, कुछ प्रिंटर आप लोग का बोल रहा है कूलर है, कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं है, तो कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं। अब आते हैं कुछ प्रिंटर मशीन है। सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रिंटर मशीन है, कुछ प्रिंटर मशीन है, तो पहला आप लोगों को तो गलत हो गया। कोई भी मशीन कूलर नहीं है, तो मशीन कूलर नहीं, देखिए कोई भी मशीन कूलर नहीं है, तो यहाँ पे तो मशीन था, तो ये आप लोग का सही हो गया। तो ऑप्शन केवल और केवल 2 सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आर्य की माँ के पति मीना के माँ के भाई है, मीना और कविता का भाई वंश है, वरुण आर्य के पिता है, तो वरुण का वंश से क्या संबंध है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, देखिए आप लोग को बनाना है आर्य की माँ के पति। तो मान लीजिए आर्य क्या लिख रहा है, ये आर्य है, तो आर्य के माँ, तो आर्य के माँ हो गया ये के पति, यानी इसका पति यानी कि इसका पिताजी हो गया, क्लियर है। पति मीना के माँ के भाई, तो मीना के माँ के भाई है, मीना के माँ के भाई है, मान लीजिए मीना है ये, ठीक है। मीना के माँ, तो मीना के माँ आप लोग है, मीना के माँ का भाई है, तो माना ये मीना का भाई है, क्लियर है। मीना और कविता का भाई वंश है, कौन है, वंश है। वरुण आर्य का पिता है, तो ये यानी कि आप लोग का जो प्लस में लिख रहा था ये वरुण जो आर्य का पिता हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या लिख रहा था, ये वंश है, इससे नहीं इसका हो गया, ये वंश हो गया। तो आप लोग को लिख रहा है मीना और कविता का भाई वंश है, तो मीना था ये कविता था, दोनों का भाई हो गया, ये वंश हो गया। तो वरुण का वंश से क्या संबंध है, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। वरुण का वंश से, तो ये वरुण का वंश से, तो अल्टीमेटली मामा हो गया। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल मामा, यानी ऑप्शन नंबर सी को मोहब्बत से क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं, इसको बनाना 8 मीटर PQRSTUVW वामावर्त रूप से किसी क्रम में गोल मेज के परिता एक दूसरे के समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि O दक्षिण पूर्व में बैठा है तो W किस दिशा में बैठा है। फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाते हैं सबसे पहले क्या करना पड़े, देखिए आप लोग का 2 2 4 हो गया, तो 8 हो गया ना, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग को बैठा दें। अब देखिए इसमें बताते हैं, सबसे पहले अगर देखिएगा इसमें क्या लिख रहा, क्यों दक्षिण पूर्व में बैठा है, यहाँ पे क्या लिख रहा बता,
इसमें क्या लिखा 8 में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वामावर्त रूप में किसी इसी क्रम में एक गोल मेज के रूप में बैठा हुआ है, एक दूसरे के समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है। यदि क्यू दक्षिण पूर्व में बैठा है तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व में अगर आप लोग दक्षिण पूर्व देखिए नॉर्थ होता है, देखिए नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट होता है। तो आप लोग यहाँ बोल रहा आप लोग क्यू के बाद दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व अगर की बात करना चाहते ये आप लोग का पूर्व हो गया ना, यहाँ पे ईस्ट होता है, तो दक्षिण पूर्व ने यहाँ पे क्यू लिख रहा, ठीक है। अब क्यू के पहले आप लोग देखिए यानी कि लिख रहा वामावर्त में, तो वामावर्त में चलेंगे तो इसके पहले पी हो गया, देखिए पी हो गया क्यू, तो यहाँ पे क्या करें आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया, ये यू हो गया, ये भी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, इस टाइप से बैठा देंगे। तो डब्ल्यू किस जगह पे बैठा, अब फ्रेंड्स आप लोग डब्ल्यू को देखिए कहाँ पे है डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ पे यहाँ पे है, तो डब्ल्यू क्या भी और आर के बीच में, भी और आर के बीच में है, या फिर क्या लिख सकते हैं दक्षिण पश्चिम लिख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको बनाना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लिख रहा 13/6/75, तो हम क्या इसको आप लोग को बनाने के लिए क्या किया जाए 13 गुना 6 करें, 13×6 हो गया, माइनस जो 6 है उसका हाफ कर देंगे तो 75 आ गया ना। ये सेम क्या करेंगे 15 को 5 से गुना, 15 15 8 120 हो गया। अब इसको 4 घटा देंगे, 120 में से 4 घटा देंगे कितना आएगा, तो आई थिंक 116 आएगा, जो कि 116 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे डी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। प्रोग्रामिंग भाषा में लूप का उपयोग किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहता हूँ लूप, आप लोग स्टेशन पे जाते हैं या फिर आप लोग एनटीपीसी का पेपर देने जाएगा तो स्टेशन पे जरूर वेट कीजिएगा ट्रेन का, तो वहाँ पे देखिएगा ना 044 गए आसनसोल पैसेंजर गचंडी आ रही है, इस टाइप से हमेशा रिपीट करते रहता है, क्लियर है। तो वो जो रिपीट जो करते रहता है उसी को बोलते हैं लूप सिस्टम, यानी कि कोड को एक ब्लॉक में बार बार निष्पादित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं लूप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्लॉकचेन तकनीकी का प्राथमिक उपयोग किसमें होता है, तो याद रखिए ब्लॉकचेन का जो प्रयोग होता है वह क्रिप्टो करेंसी में होता है, किसमें होता है क्रिप्टो करेंसी में होता है, क्लियर है, तो क्रिप्टो करेंसी में होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कृषि श्रमिकों का औसत मासिक आय एस है और अन्य श्रमिकों का टी है, यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है तो सभी का औसत क्या होगा। देखिए इसको आप लोग काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या कीजिए ना, देखिए कुछ कृषि श्रमिकों का औसत संख्या एस में है, क्लियर, मान लीजिए एस में है और अन्य की संख्या टी में है, तो मान लीजिए कुछ के लिए एस था तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहा है, यदि कृषि संख्याओं की संख्या अन्य की तुलना में 11 गुना अधिक है, तो देखिए मान लीजिए कृषि लिख रहा और कृषि यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य में, तो यानी एक्स्ट्रा वाले की तुलना में ये 1 है तो ये 11 गुना हो गया, क्लियर है। तो 11 का हम लोग क्या करें यहाँ पे एस मान लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर करेंगे तो केवल टी मानेंगे, तो यहाँ से तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करें 11 गुना एस कर सकते हैं प्लस यहाँ पे लोग क्या करें एक्स गुना टी कर देंगे, तो यहाँ पे 11s प्लस खाली टी कर देंगे, यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे केवल टी होगा, क्या होगा ये टी हो गया, प्लस क्या करें टोटल जुड़ेंगे तो 12 हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे 11s प्लस टी, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर 4,840 रुपये होने वाले मूल राशि क्या होगी। फ्रेंड्स आप लोग मोहब्बत से बना सकते हैं, देखिए क्या लिखा 2 वर्ष बाद बोल रहा है तो 10% के लिए लिखे, तो 10% के लिए निकालेगा तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 हो गया, और 11 देखिए आप लोग 10 को तोड़ते हैं, सबसे पहले क्या लिखे 10% को तोड़िए, तो 10 से क्या हो रहा है 11 और अब इसको डबल टाइम्स किया तो ये 100 हो गया और ये क्या 121 हो गया। और आप लोग इसी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या रहा है 21 आ रहा है, क्या रहा था ये 21 आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करें अगर देखना चाहते हैं 181 का जो वैल्यू लिख रहा था आप लोग के बीच में ये 4840 लिख रहा है, 4840 लिख रहा, तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग 100 का लिख रहा। अल्टीमेटली फ्रेंड्स इसको देखिए 4 गुना था ये, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे 4 से 40 गुना कर देंगे, तो राइट आंसर आएगा 4000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करें जिसका पहला पद 9 और सारवंतर 4 है। देखिए आप लोग को क्या निकालना A9 निकालना, तो A9 का फॉर्मूला होता है A + 8D होता है, क्लियर है। तो देखिए A का वैल्यू है देखिए तो 5 लिख रहा प्लस 8 है 8 किया, D का वैल्यू 4 था, तो यहाँ से सॉल्व करें 5 करेंगे और 8 चौके 32 हो गया, तो 32 5 क्या होता है 37 हो गया, तो राइट आंसर क्या करेंगे 37, जो कि ऑप्शन नंबर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए कौन सा भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखिए 3/4 को अगर तोड़िएगा तो देखिए 3/4 को तोड़िएगा ना तो 0.75 आएगा, क्लियर है। और वही अगर आप लोग 6/7 को तोड़ते हैं तो 0.85 आएगा। आप बताइए 5/9 को तोड़िए क्या है 0.55 आएगा, 9/10 को क्या है 0.9 आएगा, 9/11 को क्या है 0.81 आएगा, और इसको करें तो 1.2। अब देखिए 0.75 0.85 के बीच में क्या रहा, तो अल्टीमेटली देख सकते हैं 0.81 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 0.81 9/11 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
150 का घनमूल इनमें से किसके बीच होगा? सबसे पहले अगर 150 का घनमूल बोलता है ना, तो देखिए आप लोगों को पता है 150, देखिए सबसे पहले 1 का 1 होता है, 2 का क्या होता है 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का होता है 125 हो गया। क्लियर है? अगला का निकालेगा तो 216। अब यहाँ पे 216 और 125 के बीच में यानी 5 और 6 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 5 और 6 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, किस संख्या को 3 4 6 7 8 6 0 से घटाने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य होगी? तो इसके लिए आप लोगों को विभाजित करना पड़ेगा ना, तो जो शेषफल बचेगा उसी को करते हैं। तो देखिएगा तो 18 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब की है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 25 मई को होगा। 25 मई को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को याद रखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 23 अगस्त को मनाते हैं। क्लियर है? चलिए, वही बात करना चाहते हैं 5 जून को। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। क्लियर है? ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और भी कुछ वैसा क्वेश्चन है नहीं। देखिए फ्रेंड, 25 मई को इसलिए मनाया गया था ना, क्योंकि 25 मई 2024 को 1924 फुटबॉल आयोजन के 100वीं वर्षगांठ हुई थी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बस हो चुका है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की थी? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताऊं, इसका राइट आंसर होगा पेटीएम करो। तो पेटीएम के द्वारा जुलाई 2024 में हेल्थ साथी योजना को लागू किए गए थे, हेल्थ साथी योजना। क्लियर है? चलिए, और पेटीएम के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखें, पेटीएम के जो संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा थे। याद रखेगा, विजय शेखर शर्मा। तो पेटीएम के संस्थापक आते हैं तो क्या लिखिएगा? विजय शेखर शर्मा आप लोग का पेटीएम के संस्थापक थे। क्लियर है? और वही बात करना चाहते हैं पेटीएम के अभी एमडी और सीईओ कौन है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी पेटीएम करो। तो इसका जो एमडी और सीईओ का नाम है अरुण कुमार बंसल है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, अरुण कुमार बंसल। तो फ्रेंड्स याद रखें, अरुण कुमार बंसल पेटीएम के क्या है? सीईओ। और ये है माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नडेला है। गूगल के कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, वही है ना, मार्क वो तो फेसबुक का है। गूगल का कौन है? मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है आप लोग का फ्रेंड, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव 11 से 15 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा सार्क के महासचिव कौन है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद गुलाम सरवर। देखिए याद रखिएगा, मोहम्मद गुलाम सरवर जो है ना सार्क के वर्तमान महासचिव है। याद रखिएगा, सार्क के महासचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले याद रखिए सार्क के बारे में बात करना चाहते हैं, तो सार्क को हिंदी में बोलते हैं, दक्षेस भी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका, देखिए सार्क के बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था 8 दिसंबर को हुआ था। देखिए 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन हुआ था। और इसमें कुल सदस्य की संख्या था, शुरू में था आप लोगों के सामने, शुरू में जो सदस्य की संख्या था तो फ्रेंड्स 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल 8 है। देखिए इसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए, MBBS पीना याद कर लीजिए, MBBS पीना। अब देखिए मैं कुछ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले M फॉर क्या होता था? M फॉर मालदीव हो गया, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान फ्रेंड न्यू फ्रेंड है जो कि 2007 में जोड़ा गया। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सार्क का भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और सचिव को मोहम्मद गुलाम सरवर हो गए हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोगों को पता करना पड़ेगा। और भी वैसे इसका कुछ है नहीं, वैसे मैं कुछ क्या बताऊं। चलिए, जो ऑप्शन लिख रहा उसके बारे में बता देना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए काओ किम होर्न लिख रहा, तो ये जो है ना काओ किम होर्न वो आसियान का है। किसका? ये आसियान का है। तो याद रखिए आसियान का जो आप लोग का आसियान का जो मेन महासचिव है डॉक्टर काओ किम होर्न है। क्लियर है? और आसियान में कुल कितना सदस्य हो गए? 11, जो कि लास्ट कौन है? तो पूर्वी लिमोर है। क्लियर है? याद रखिएगा। वही बात करना चाहते हैं अहमद नासर अल रईसी, तो मोहम्मद नासर अल रईसी जो है इंटरपोल के, कौन से हैं? ये इंटरपोल के हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, 25वां लाल बहादुर शास्त्री एकता उत्कृष्टता पुरस्कार किसने 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा इसे जो सम्मानित किया था राजश्री बिरला को। तो ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, राजश्री बिरला को किया गया था। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। वही बातें करना चाहते हैं मिथुन चक्रवर्ती को, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मिथुन चक्रवर्ती को अभी दादा भाई नौरोजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? और फाइनली जब इसे कब मिला था? तो 8 अक्टूबर को। देखिए 8 अक्टूबर 2024 को इसे मिला था। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। नौ वर्ष रूस हसनार का संबंध किससे है? तो नए वर्ष रूस हसनार का संबंध किससे है? तो आप लोगों को फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताइए यहूदी समुदाय से। किससे? यहूदी समुदाय से। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के एजेंसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा IRDA का मुख्यालय कहाँ पे? तो हैदराबाद है। कहाँ पे? हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? सी को मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था। क्लियर है? चलिए, और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा। ये भी याद कर लिए, देवाशीष पांडा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा क्लासेस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं देखिए किस टाइप से बताने का प्रयास किया हूँ, और एक अच्छा रिप्लाई दीजिए ताकि मैं आप लोग के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन को लेके आऊँ। क्लियर है? देखिए 100 क्वेश्चन था, कहीं मिस्टेक हुआ तो आप लोग मैच कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और भी आप लोगों को जीके जीएस का मैं सारे का सारे करवाऊंगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए मैं जो कंटेंट दिया हूँ पूरे का पूरे मैं रफ्तार से देता हूँ, और सारे आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते होंगे तो मेरे वीडियो में देखते होंगे मैं पूरे का पूरे, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे जीके जीएस हो, सारे को मैं एक ही जगह पे पूरे का पूरे में बता देता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए अगर 1 घंटा का अगर टाइम निकाल के देते हैं तो बहुत ही सफिशिएंट होगा। और मैं तो बोलता हूं इसमें 1.5 क्रॉस का गुना कर दीजिएगा, इससे सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए होगा। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।